नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। ग्राम्य समाज एवं विकास से संबंधित इस विशेष श्रृंखला का ये अंतिम अध्याय है। ये उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित है। इस अंतिम अध्याय को 2 पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। साथ ही साथ इसका विश्लेषण भी आवश्यक है और जो भी करंट के अपडेट हैं, उसे भी करना आवश्यक है। इसलिए इसको 2 पार्ट में करने का निर्णय लिया गया है। जो लोग चैनल पर नए हैं, उनको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल को तथ्यसार जो कि घटना चक्र का है, उसके माध्यम से भी कंप्लीट कराया गया है। आप प्लेलिस्ट से जाकर उसको ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे ताकि आप लोग करंट से और अपडेट हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 31 सीटें हैं। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अब यहाँ पर जरा डिस्क्रिप्शन को देखिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, ये तो आपने अभी देख लिया। और एक बात और आप जानते होंगे कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं होता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। साथ ही साथ 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगर संविधान में अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय द्वारा उनके नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के होते हैं। इनको मिलाकर टोटल संख्या 250 की होती है। यदि राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की बात की जाए तो वर्तमान सदस्यों की संख्या 245, जिसमें 233 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्र यानी संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली और पुदुचेरी, और 12 सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति द्वारा नाम इनके निर्देशित हैं। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से यदि लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो 80 है। यदि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या देखी जाए तो वो 100 है और विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या यहाँ 404 दिया गया। इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 403। पहले एक जो एंग्लो इंडियन था उसका मनोनयन राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अब ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इसलिए आप एकदम क्लियर कट याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है। ये अपडेट है, आपको बिल्कुल क्लियर कट रखना है। मैं संविधान संशोधन बता रहा हूँ, 104वां संविधान संशोधन 2019 104। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो आपका सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय व मानसूनी जलवायु उत्तर प्रदेश की है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा दूसरे का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, बलिया। अब जरा उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों को भी देख लीजिए। अगर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला तो वो कौन सा है? शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। ये आप चारों जिलों के नाम याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75, ये आप जानते हैं। मंडल की संख्या पूछी जाए तो 18 है, ये भी आप जानते होंगे। दूसरी बात याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर हापुड़ है। ये भी बात आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी बलिया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कितने राज्यों की सीमा? तो आपका सही जवाब होगा 4 राज्यों की सीमा सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, यानी आपके चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। जरा आइए उन 4 राज्यों के नाम को देख लेते हैं। उन 4 राज्यों में जो राज्य हैं वो है, पहला है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो सोनभद्र के साथ सीमा बनाते हैं और सोनभद्र का जिला मुख्यालय कहाँ पर है? रॉबर्ट्सगंज है। इतनी बात आप याद रखेंगे। और अभी आपने पढ़ा है कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। ये भी बात बार बार रिकॉल करते रहिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अगला है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? चलिए, यहाँ पे जो डेटा दिया गया है ये 2011 की जनगणना के आधार पर दिया गया है। पहला कह रहा है कि कुल न्याय पंचायतों की संख्या 8135, ये 2011 की जनगणना के अनुसार सही है। अगला है इसमें कुल 51,976 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, ये भी सही है। अगला है कि इसमें कुल 1.5 लाख गाँव हैं, ये गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गांवों की संख्या 1.6 लाख है। ठीक है, इसलिए प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा विकल्प सी। ठीक है, क्योंकि ये गलत दिया है। अगला कह रहा है कि इसमें कुल तहसीलों की संख्या 312, ये 2011 की जनगणना के अनुसार सही है, यानी विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा करंट के अपडेट ले लीजिए।
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 75, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तो 71, ये याद रखेंगे। अभी आपने देखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार तहसीलों की संख्या कितनी थी? 312, लेकिन वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है? 351। इसी प्रकार सामुदायिक विकास खंड की संख्या कितनी है? तो वर्तमान स्थिति के अनुसार 825, ठीक है। और यदि आप पंचायती राज की वेबसाइट पर देखेंगे तो ये 826 दी गई है, ठीक है। अगला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की जो संख्या है ये 5,959,73 दी गई है ग्राम पंचायतों की संख्या यहाँ पर। यदि आप वर्तमान में पंचायती राज की वेबसाइट को देखेंगे तो उसमें 58,189 दिया गया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला है आबाद ग्राम। ये 2011 के जनगणना के अनुसार 97,814 आबाद ग्राम है, और वहीं 1.6 लाख कुल गांव की संख्या, ये 2011 के जनगणना के अनुसार। यही विकल्प सी में गलत दिया था, ये 1.5 दिया था, इसलिए यहाँ पर 6वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में दिया गया? तो आपका सही जवाब होगा 1994 में ये दिया गया था, तो ये मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8 देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही जवाब होगा श्रीमती विमला बाथम, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9 देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा नोएडा में, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है। एक बात याद रखिएगा, ये दलित प्रेरणा स्थल 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग है कॉलम प्लाजा, दूसरा भाग है सेंट्रल पार्क प्लाजा, और तीसरा भाग है अंबेडकर प्लाजा, ठीक है। तो ये भी बात याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीणों की संख्या 15,53,17,278 है, यानी विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प ए में दिया है 15,53,17,278। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 15,53,17,278, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों की जो कुल जनसंख्या अगर प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तो 77.73, ठीक है, 77.73, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। एक बात और आप याद रखिएगा कि 2001 से 2011 के बीच में उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण जनों की भागीदारी है वो 1.52% उसमें कमी आई है, ठीक है। ये 3 डेटा आपको याद रखना होगा। 10वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11 देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जिला का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है ज्यादा से कम की तरफ, यानी सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है? इलाहाबाद, यानी विकल्प यहाँ पर डी आप देखिए सही दिख रहा है, इलाहाबाद। उसके बाद आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर, यानी विकल्प डी बिल्कुल सही है। ये ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब बड़े से कम की ओर, यानी ज्यादा से कम की ओर, यानी डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12 देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, अभी आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, ये बिल्कुल सही है, यानी अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या इलाहाबाद और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, ये अभी हमने आपको पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बताया था। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला, तो ये भी हमने आपको बताया था, हापुड़ है, और यहाँ पर दिया है संत कबीर नगर, इसलिए ये गलत होगा, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी में दिया गया डेटा सही नहीं है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। इनमें से सीतापुर जिला वो है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। आइए जरा समझते हैं कि वो 7 जिले कौन से हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को बनाते हैं। यदि आप उन 7 जिलों के बारे में देखेंगे तो आप पहला जिला देखिए पीलीभीत है, दूसरा जिला है श्रावस्ती, तीसरा जिला महाराजगंज, चौथा जिला है लखीमपुर खीरी, 5वां जिला है बहराइच, 6वां जिला है सिद्धार्थनगर और 7वां जिला है बलरामपुर। ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। आपको ये जिले बिल्कुल रटे होने चाहिए। यदि आप मैप के अकॉर्डिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम अब अंतिम समय में ये नाम आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से रटा शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न बहुत आते हैं। अब यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन में एक बात और दी गई है कि उत्तर प्रदेश जो है ये 9 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 8 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर 9 है। जरा इनकी संख्या भी देख लीजिए लगे हाथ। नाम इनके, उत्तराखंड पहला, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, 5वां मध्य प्रदेश, 6वां छत्तीसगढ़, 7वां बिहार और 8वां झारखंड। और 1 जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली, ठीक है। कुल मिला के 9।
तो ये दोनों बात आप याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार विभिन्न आयोगों में पूछे गए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? याद रखिएगा, बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं और यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड से संबंधित कौन सा जिला है? महोबा। यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। अब वो 7 जिले कौन कौन से हैं? तो झांसी, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट और ललितपुर और महोबा। यानी महोबा को लेके 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में हैं। ये बिल्कुल आपको क्लियर कट याद होना चाहिए। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों से सीमाबद्ध है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी आपने देखा है इनमें से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8+1 लगभग क्या कुल मिला के 9 राज्यों से सीमा बनाता है। मैंने अभी आपके उनके नामों का भी उल्लेख कर दिया है पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में। जब एक बार एक्सप्लेन हो जाता है तो आपको फिर वो रिकॉल करना आसान होता है। 15 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, यहाँ देखिए उन नामों का उल्लेख भी किया गया है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। अगला देखिए, यहाँ पर कुछ जनपद हैं, उनके जिला मुख्यालय की बात कर रहा है। जालौन का जिला मुख्यालय कौन सा है? तो उरई है, यानी चौथे के साथ आप सुमेलित करेंगे। कानपुर देहात तो अकबरपुर माती, यानी आप पहले के साथ सुमेलित करेंगे। संत रविदास नगर इसका भदोई, यानी दूसरे के साथ आप सुमेलित करेंगे। कुशीनगर का पड़रौना, यानी तीसरे के साथ आप सुमेलित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार 16 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 17 देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस है। ठीक है, सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ये बात आप याद रखेंगे, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, सारस। अगला चलिए, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उसको भी जरा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी अभी आपने देखा सारस, इसको क्रॉन्च भी कहा जाता है, दोनों नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा जाए तो बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो अशोक, राजकीय पुष्प पूछा जाए तो पलाश या टेसु, राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, और इसको 1938 में स्वीकृत किया गया था। ये भी बात आप याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू दोनों है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। ये भी बहुत पूछा जाता है, शास्त्रीय नृत्य। यहाँ एक प्रश्न और इंक्लूड कर लीजिए तो मोटा मोटा सारा आंकड़ा आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसे आमों का नगर कहा जाता है? तो आमों का नगर किसे कहा जाता है? मलिहाबादी। ठीक है, मलिहाबादी ये कहा लखनऊ। ठीक है, यानी 18 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नगर हैं और उनके उपनाम हैं, जरा इनको भी देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। जैसे प्रयाग, इसको संगम नगरी कहा जाता है, कुंभ नगरी कहा जाता है और तीर्थराज भी कहा जाता है। इसके अलावा यदि वाराणसी की बात करें तो घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी, पंडों का नगर वाराणसी को, और सकरी गलियों का भी नगर कहा जाता है किसको? वाराणसी को। मलिहाबादी लखनऊ ये आमों का नगर, अभी आपने प्रश्न में ही देखा। मुरादाबाद को बर्तनों का शहर और पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी और सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। आगरा को ताज नगरी और पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं। वहीं अलीगढ़ की बात करेंगे तो ताला नगरी। कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है और उद्योग नगर के तौर पर भी कानपुर को जानते हैं। यदि आप मेरठ की बात करेंगे तो क्रांति का नगर है और कैंची नगर के बारे में भी मेरठ को जानते हैं। रामपुर को चाकुओं का शहर कहा जाता है। ये नगरों के उपनाम आपको याद होने चाहिए। अगला देखिए, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सीधा जवाब होगा सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी, यानी आपका यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, 1504। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? तो आपका सही जवाब होगा कन्नौज और प्रयागराज में। इन 2 जगह पर हर्षवर्धन ने 2 बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन यहाँ पर किया था, यानी धार्मिक सम्मेलन कहाँ पर? कन्नौज और प्रयागराज। एक बात और याद रखिएगा, कन्नौज को उसकी समृद्धि के कारण महोदया श्री के नाम से भी जानते हैं। किसको? कन्नौज को। यानी प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? पांचाल, पांचाल की राजधानी कहाँ पर है? तो आपका बिल्कुल सही है, अहिच्छत्र। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, ये बरेली में है। और पांचाल की एक और राजधानी थी काम्पिल्य। आप दोनों बात याद रखेंगे। कुरु की राजधानी, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ठीक है, दिल्ली में। ये भी सही सुमेलित है। पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अगला देखते हैं, वत्स की राजधानी, तो वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। ठीक है, ये साकेत दिया है, ये गलत दिया है। साकेत कौशल की राजधानी थी, ठीक है, जो कि अयोध्या में। अगला देखिए, सूर्यसेन, ये मथुरा सही है, यानी आपका यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक बात और पहले समझ लीजिए, एक प्रश्न और इधर विभिन्न आयोगों में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो कुल 16 महाजनपद थे, उसमें उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे? ठीक है, तो याद रखिएगा कुल 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, चलिए जरा उनके नामों को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में स्थित पहला है पांचाल,
तो याद रखिएगा पांचाल की अभी आपने राजधानी देखी अहिच्छत्र, जो कि कहाँ पे थी, बरेली और काम्पिल्य। ये जो पांचाल का इलाका, जो इसमें जो जिले आते हैं कौन कौन से, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। ठीक है, अगला देखिए कुरु। कुरु जो है इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली में, लेकिन इसका जो इलाका था वो मेरठ से लेकर दिल्ली तक, यानी ये भी उत्तर प्रदेश में। अगला है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा, ये भी शामिल था। अगला है कौशल। कौशल यानी अवध का इलाका इसमें शामिल था। इसकी राजधानी कहाँ पर है, साकेत यानी अयोध्या और श्रावस्ती। मल्ल, इसकी राजधानी कहाँ पे है, मल्ल की राजधानी कुशावती यानी देवरिया। चेदी राजवंश, चेदी राजवंश की राजधानी कहाँ थी, सुक्तिमती, जो बांदा जिले में। ठीक है, इसके अलावा एक जिला और यहाँ पर नहीं दिया है, काशी। ठीक है, यानी काशी को भी अगर आप शामिल कर लेंगे तो कुल 8 ऐसे महाजनपद थे जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से था। ठीक है, इतनी बात को आप याद रखेंगे। अगला देखिए, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा राजधानी के नाम के साथ साथ। अगला है मंदिर और जनपद। देखिए दशावतार मंदिर ये कहाँ पर है, देवगढ़, ललितपुर, झांसी में। एक बात याद रखिएगा, ये गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, अगला है सोमनाथ, यानी आप इसको कहाँ सुमेलित करेंगे, दशावतार मंदिर को, तो ये आप सुमेलित करेंगे चौथा झांसी के साथ। अगला है सोमनाथ मंदिर, ये देवरिया से यानी तीसरे के साथ। श्रृंग ऋषि का मंदिर तो या फर्रुखाबाद से यानी दूसरे के साथ। वराह भगवान का मंदिर तो आप इसको सुमेलित करेंगे कासगंज के सोरो में। ठीक है, यानी आप पहले के साथ सुमेलित करेंगे। ठीक है, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा दशावतार मंदिर गुप्तकालीन है। अगला कराए कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी अभ्यारण्य, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अन्य पक्षी अभ्यारण्य दिए गए हैं, जरा उनके नाम देख लीजिए। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है, संत कबीर नगर में। यदि पूछा जाए कि चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, जिसको पूर्व में नवाबगंज पक्षी विहार कहा जाता था, तो याद रखिएगा ये उन्नाव। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, नवाबगंज जिसको वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहा जाता है। अगला है सांडी पक्षी विहार हरदोई में। पटना पक्षी विहार एटा में। लाख बहूसी पक्षी विहार कन्नौज में। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में। पार्वती आरगा पक्षी विहार गोंडा में। इन नामों को आप जरूर याद रखेंगे, यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न आएंगे। अगला है प्रश्न संख्या 24, देखिए पूछ रहा है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए बहराइच में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पे, बहराइच में है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ अन्य वन्यजीव विहार दिए गए हैं जो पूछे जाते हैं, देखिए जरा। चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पर है, तो ये इटावा, आगरा और औरैया जनपद में। अगला है रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में। अगला है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये ललितपुर में। अगला है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में। अगला है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर जनपद में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ठीक है, ये इन नामों को भी आप याद रखेंगे, ये परीक्षा में पूछे गए वन्यजीव विहार हैं। अगला है गोमती नदी निम्नलिखित में से किस जनपद से होकर नहीं बहती, तो आपका सही जवाब क्या होगा, चित्रकूट, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा गोमती नदी के उद्भव को देख लीजिए। गोमती नदी पीलीभीत जनपद में एक फुलहर ताल यानी गोमत ताल से निकलती है। याद रखिएगा पीलीभीत से ये शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जिलों में ये बहती है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि ये गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है, तो गाजीपुर में कैथी नामक स्थान पर ये गंगा नदी में मिलती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन है गोमती नदी की, तो सई नदी जो है इसकी सहायक नदी है। इतना बात आप गोमती नदी के बारे में जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है रामसर आर्द्रभूमि स्थल में कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पर सुल्तानपुर नाम ऐसा है कि लगेगा कि ये सुल्तानपुर जिले में है, जबकि यहाँ पर गलत हो जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में नहीं। ठीक है, अब जरा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमि का नाम दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए घटना चक्र के तथ्यसार को हमने कंप्लीट करा है, उसमें मैंने चार्ट के माध्यम से रामसर स्थलों की संख्या भी बताई है। उत्तर प्रदेश में अपडेट कर लीजिएगा, यहाँ पर एक रामसर स्थल नहीं दिया गया है, ये अपडेट नहीं है। कुल मिलाकर 10 रामसर स्थल वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, पहली बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें कौन सा रामसर स्थल शामिल नहीं है, इसमें बखीरा वन्यजीव विहार जो है ये शामिल नहीं है, जो कि संत कबीर नगर में है। इसको भी 2021 में ही रामसर स्थल की मान्यता मिली है, पहली बात। दूसरी बात, आप जाके रामसर स्थल कौन कहाँ पर है इसको वहाँ से जरूर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और हैदरपुर आर्द्रभूमि जो कि 2021 में दिया गया, ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है। इतनी बात आपको यहाँ पर मिनिमम याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, तो झांसी में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई, 8 मई 1988 को, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है,
पहला दिया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये कहाँ पर है? तो ये पहला ही गलत दिया है। क्या है? ये वाराणसी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर है? वाराणसी में। अगला कर है अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र, ये अयोध्या में है, याद रखिएगा। अगला है हरिऔध कला केंद्र भवन, ये आजमगढ़ में है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है। यानी प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी होगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। अगला है जनजाति लोक कल्याण संस्कृति संस्थान, तो ये कानपुर में नहीं, लखनऊ में। ठीक है, यानी यहाँ पर 28 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी। यहाँ नीचे चार्ट में देखिए सबके बारे में दिया है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। ठीक है, और इसका निर्माण 1920 से 28 के बीच, और ये किस नदी से निकलती है? तो शारदा नदी से। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, और इसकी कुल लंबाई 12,368 है अगर इनकी सभी शाखाओं को मिला लिया जाए तो। अगला है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा सहारनपुर, यानी विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर कुछ अन्य नाम दिए गए संस्थानों के और वो कहाँ पर स्थित है, तो ये इनको जरूर देख लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, तो ये लखनऊ में है। भारत एक्सप्लोसिव यानी बारूद फैक्ट्री, तो ये ललितपुर में है। अगला है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, ये रेणुकूट सोनभद्र में है। अगला है इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी, ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। अगला है आयुध उपस्कर कारखाना, तो आपका सही जवाब क्या होगा? हजरतपुर कानपुर में। अगला है तेल शोधक कारखाना, तो मथुरा में। इनके नामों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? इज्जत नगर बरेली में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 32 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय ये हवाई अड्डा कहाँ पर है? इसका क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पूछ रहा है कहाँ पर है, तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ में, यानी चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, जिसको आप अमौसी हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, अमौसी हवाई अड्डा पूछा जाए या चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, आप सीधे लखनऊ को टिक करेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखिए नीचे कुछ अन्य हवाई अड्डों के नाम दिए गए हैं, जरा उनको भी देख लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। ठीक है, इसको बाबतपुर हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अयोध्या में है, जिसको पहले फैजाबाद में जाना जाता था। अगला है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, निर्माणाधीन है, गौतम बुद्ध नगर में। अगला है कसिया हवाई अड्डा, जो कि कुशीनगर में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में, और चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? कानपुर में। इन हवाई अड्डे और उनसे संबंधित जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए यहाँ झील दिया है और कुछ उसके सामने जिलों के नाम है। जैसे पहला दिया है दरवन झील, ये जो दरवन झील है ये कहाँ पर है? ये अयोध्या में है। ठीक है, यानी ये गलत सुमेलित है। दरवन झील कहाँ है? अयोध्या में। अगला है अलवारा झील कहाँ पर है? ये कौशाम्बी में, याद रखिएगा। ये विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल भी है। कौन? अलवारा पक्षी, ये कहाँ पे? कौशाम्बी में। अगला है बरुआ सागर, ये जो बरुआ सागर है ये कहाँ पे? झांसी में है। और अगला है देवरिया ताल, ये कहाँ पर है? कन्नौज में। यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी विकल्प बिल्कुल सही सुमेलित है। यहाँ देखिए नाम दिए गए, आप इनको देख लेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी से मिलती है? तो याद रखिएगा इन विकल्प में काली नदी कन्नौज के निकट गंगा से मिलती है। याद रखिएगा काली नदी के अतिरिक्त रामगंगा नदी भी कन्नौज के निकट गंगा से मिलती हैं। ये दोनों नदी, कौन? काली नदी और रामगंगा, ये दोनों कन्नौज के निकट गंगा से मिलती हैं। वहीं अगर बूढ़ी गंगा की बात की जाए तो बूढ़ी गंगा बदायूं में गंगा नदी से मिलती है। दोनों बात आप याद रखेंगे, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भू जल सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, 16 से 22 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह मनाया जाता है। और राज्य में भूजल दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जून को। ये दोनों डेट आप याद रखेंगे, यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। यहाँ पर कुछ जिले के नाम है और मुख्यालय, जरा देखिए। पूछ रहा अमेठी, तो अमेठी का मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज, यानी तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे। सिद्धार्थनगर का नौगढ़, यानी चौथे के साथ सुमेलित करेंगे। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, यानी पहले के साथ सुमेलित करेंगे। और संभल का जिला मुख्यालय पवासा, यानी आप इसको सुमेलित करेंगे दूसरे के साथ। ठीक है, यानी इस प्रकार आपका इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 सृजित जिलों के तिथि के अनुसार उनका क्रम व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए श्रावस्ती जो बहराइच से अलग होकर बना था, ये 1997 में। अगला है यहाँ पर आपको ए विकल्प सही होगा। कासगंज जो 2008 में बना, हापुड़ 2011 में, अमेठी 2013 में बना। इस प्रकार आपका विकल्प ए सही होगा। यहाँ नीचे चार्ट में देखिए विस्तार में दिया है। श्रावस्ती किससे अलग होकर? बहराइच से 97 में। कासगंज एटा से अलग होकर 2008 में। हापुड़ गाजियाबाद से अलग होकर 2011 में। अमेठी रायबरेली व सुल्तानपुर से अलग होकर 2013 में स्टैब्लिश हुआ था, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। पूछ रहा है कि किस मंडल में कितने जिले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए विकल्प डी सही हो जाएगा। आगरा में 4 जिले हैं, ठीक है। वहीं अगर कानपुर मंडल की बात की जाए तो इसमें जिलों की संख्या 6 है, ठीक है। यानी आपका यहाँ पर विकल्प डी सही है। यहाँ नीचे देखिए डिटेल में दिया है, कानपुर में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। इसी प्रकार अयोध्या में कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। चित्रकूट मंडल में कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। अब इन जिलों की संख्या भी दी गई है यहाँ पे। प्रश्न अगला देखिए, और अगर पूछा जाए आगरा मंडल में कितने हैं, तो आगरा मंडल में जिलों की संख्या 4 है। लखनऊ और कानपुर में, इन दोनों में जिलों की संख्या कितनी है, 6। मेरठ में भी मंडल में भी जिलों की संख्या 6 है। अगला है अयोध्या और मुरादाबाद में जिलों की संख्या 5। वहीं अलीगढ़, आगरा, बरेली, देवीपाटन, प्रयागराज, चित्रकूट, वाराणसी, गोरखपुर, इनमें मंडलों में जिलों की संख्या कितनी है, 4, याद रखेंगे। वहीं बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर में जिलों की संख्या 3, और इसी के साथ साथ झांसी और सहारनपुर में भी जिलों की संख्या कितनी है, 3, ठीक है। इनको याद रखेंगे। और कुल मंडल कितने हैं, 18। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद की सीमा 3 तरफ से केवल एक ही राज्य से बनाई गई। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ललितपुर, ठीक है। ललितपुर की सीमा 3 तरफ से मध्य प्रदेश द्वारा आच्छादित है, ठीक है। यानी यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 40 क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के सीमाबद्ध राज्यों के सीमावर्ती जिलों की अधिकतम संख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रमों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें हरियाणा की, ठीक है, पहले सबसे पहले देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जिलों के साथ कौन सा राज्य है, तो वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश कहाँ पर है, 11 जिलों के साथ है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, बढ़ते क्रम, यानी कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी बिल्कुल सही दिख रहा है। राजस्थान में 2 जिले हैं, आगरा और मथुरा। अगर हरियाणा की बात करेंगे तो इसमें 6 जिले हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। उत्तराखंड की बात करेंगे तो इसमें 7 जिले हैं, और अगर आप बात करेंगे मध्य प्रदेश की तो इसमें 11 जिले हैं। इस प्रकार 40 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ। अब जरा नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, छत्तीसगढ़ और झारखंड एक एक जिले, वो कौन से हैं, सोनभद्र, ये भी बात आप याद रखेंगे। और बिहार कितने जिलों से, 7, यानी उत्तराखंड और बिहार 7 राज्यों के साथ। सबसे ज़्यादा किसमें, मध्य प्रदेश 11, ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला है, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के भौतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। कह रहा है, पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है, बिल्कुल सही है। पूछ रहा है कि पूरब और पश्चिम से पश्चिम की जो लंबाई है पूर्व पश्चिम की, वो कितनी है। तो ये यहाँ पर आपका विकल्प बी जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया है। ये 650 है और यहाँ दिया 750, यानी 41 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी। याद रखेंगे, पूरब से पश्चिम 650। करेक्ट, कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का कितना प्रतिशत है, 7.33। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान देखेंगे तो इसका स्थान चौथा है क्षेत्रफल की, ये भी बात सही है। नंबर 1 पे कौन है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर आपने पूर्व पश्चिम तो देख लिया 650 किलोमीटर। यदि पूछा जाए कि दक्षिण और उत्तर की लंबाई कितनी है, तो आपका जवाब होगा 240 किलोमीटर। यहाँ आपका विकल्प सी बी आपका आंसर हो जाएगा, 41 का विकल्प बी आंसर होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 42 की तरफ चल रहे हैं। 42 में दिया गया उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। देखिए, हम लोगों ने पूर्व में इसको कर लिया है, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। मैंने वहाँ पे 9 को डिवाइड भी किया था 8 + 1 में, देखिए वही पूछा है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। इसके डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि की जा चुकी है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के परिवर्तित नामों का सही क्रम क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पर आपका विकल्प जो है, पहले आइए इसके डिस्क्रिप्शन से समझ लीजिए। यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। जो उत्तर पश्चिम प्रांत है ये 1836 में, ठीक है। अगर पूछा जाए उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा अवध, तो ये 1877, और आगरा अवध संयुक्त प्रांत 1909 से, और संयुक्त प्रांत 1937 से, और उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से वर्तमान तक, ठीक है। ये नाम जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसीलिए 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस। इन नामों को और ईयर को बिल्कुल याद रखिएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या पूछ रहा है कि कौन सा, इसमें पूछ रहा है कहाँ पर है। तो देखिए, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आपका सीधा जवाब होगा कानपुर, ठीक है। यानी आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए, विकल्प का मतलब तीसरे से सुमेलित कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में, यानी पहले के साथ। फिर है टोनिका सिटी, ये गाजियाबाद में, यानी चौथे के साथ। फिर दिया है एशिया का पहला डीएनए बैंक, ये लखनऊ में, ठीक है। ये आपका दूसरे के साथ सुमेलित हो जाएगा। इस प्रकार 44 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका 44 का बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ अन्य नाम भी दिए गए हैं, जैसे उनको भी देख लीजिए। जैसे जो अभी तो हमने ऊपर ये तो करा दिया, अब अन्य नाम में देखिए, बुद्धा थीम पार्क, ये सारनाथ वाराणसी में है। क्वीन हियो हवांग ओके मेमोरियल पार्क,
ये विक्टोरिया, ये दक्षिण कोरिया की रानी के नाम पर है, ये अयोध्या में है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि वैदिक साइंस सेंटर बीएचयू में है, निर्माणाधीन वाराणसी में। गीता शोध संस्थान मथुरा में है। नॉलेज पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा, अभी आप पढ़ चुके हैं, गौतम बुद्ध नगर। शान ए अवध संकुल लखनऊ में। अगला है आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क सीतापुर में है। टॉय सिटी या वेब सिटी नोएडा में। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला देखिए, करा उत्तर प्रदेश में वर्षा के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला दिया है कि गोरखपुर क्षेत्र में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। मथुरा में सबसे कम होती है, ये बिल्कुल सही है। अगला दे रहा है बी में कि गोरखपुर में 56 दिन वर्षा की संभावित अवधि है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल 32 दिन अवधि है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी आपके यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो संपूर्ण वर्षा है उसका 83% जुलाई से सितंबर के बीच में हो जाती है। अगला देखिए, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा है? तो याद रखिएगा, भावर क्षेत्र में कंकड़ीरी मृदा है। आपको पता होगा, जब शिवालिक क्रम की पहाड़ियों से जब गंगा और यमुना जैसी नदियां मैदानी क्षेत्र में आती हैं, तो ये शुरुआत के क्षेत्र में ही कंकड़ और पत्थर या मोटे बालू को वहीं पे निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपित एरिया को क्या कहा जाता है? भावर क्षेत्र कहा जाता है। इसीलिए ये कैसा एरिया होता है? कंकड़ीली एरिया होता है। ठीक है, यानी भावर क्षेत्र कैसा? कंकड़ीली। इसके विस्तार को भी आपने देख लिया, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 47 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना 1999 में की गई, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं ये श्याम नंदन सिंह हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि नई कृषि नीति 2013 के अनुसार कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? ये बिल्कुल अपडेट है, 5.1। यानी वर्तमान में जो कृषि नीति चल रही है वो 2013, और इसके अकॉर्डिंग जो कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर है वो कितना निर्धारित है? 5.1। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के बारे में कौन सा सही है? तो देखिए, कह रहा है कि 1973 में इसकी स्थापना की गई, ये बिल्कुल सही है। यानी उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना 1973 में। एक बात और याद रखिएगा कि जो कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम है वो कब आया था? तो वो 1964 में आया था। ठीक है, उसके बाद 1973 में मंडी परिषद की स्थापना हुई। अगला कह रहा है कि इसके द्वारा मुख्यमंत्री खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना चलाई गई, ये भी बात सही है। और इस योजना के में जोत सीमा के आधार पर न्यूनतम 30,000 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है, और ये जिलाधिकारी द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। ये बिल्कुल तीनों विकल्प आपके सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से परियोजना है, पूछ रहा है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। ठीक है, तो पहला पूछ रहा है कि शारदा नहर परियोजना, शारदा नहर परियोजना का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? शारदा नहर जो है ये बनवासा, ये कहाँ पर है? ये बनवासा का मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ये नेपाल की सीमा पर, यानी बनवासा जो है ये इसका उद्गम स्थल है। यानी विकल्प इसका दूसरा से आप मिला देंगे। ठीक है, और अभी आपने पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश में शारदा नहर सबसे बड़ी नहर प्रणाली। अगला है निचली गंगा नहर, ये कहाँ पे? नरोरा बुलंदशहर। ये नरोरा कहाँ पर है? बुलंदशहर में, यानी आप बी को तीसरे के साथ। पूर्वी यमुना नहर कहाँ पर है? फैजाबाद, यानी सहारनपुर इलाका। अगला कह रहा है मध्य गंगा नहर, ये कहाँ पर है? तो मध्य गंगा नहर बिजनौर से, यानी डी को आप पहले के साथ। और पूर्वी यमुना फैजाबाद से, यानी इसको। तो इस प्रकार आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 51। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई में निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रयोग क्या होता है? तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा क्या? नलकूप के द्वारा, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में नलकूप का सबसे पहले प्रयोग मेरठ में 1930 में हुआ था। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। 51 का सही जवाब होगा विकल्प डी। एक बात और याद रखेंगे, जो भूगर्भीय नल जल का जो नलकूपों से सिंचाई होती है इसे लघु सिंचाई के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा गंगा नदी को। ये हल्दिया से प्रयागराज तक का ये रूट है, जलमार्ग संख्या 1, यानी आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी, गंगा नदी। अगला देखिए, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की बाईं ओर से नहीं मिलती है? यानी बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? रामगंगा है, गोमती है और घाघरा है। यहाँ पर कौन सी नदी नहीं है? टॉन्स नदी नहीं है। क्यों? क्योंकि टॉन्स नदी कहाँ से? दाईं तरफ से मिलती है। और दाईं तरफ से कौन कौन सी नदी मिलती है? यमुना, टॉन्स, चंद्रप्रभा और कर्मनासा। ठीक है, ये याद रखिएगा बिल्कुल। ए आपका यहाँ पर विकल्प हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख भी लीजिए, दाईं तरफ से जाती है टॉन्स, इसके अलावा यमुना, चंद्रप्रभा और कर्मनासा। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 54। पूछ रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध की नहर किस नदी से निकलती है? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा बेतवा नदी से। ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला, बेतवा नदी से काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 55 देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला पूछ रहा है कि रिहंद ताप विद्युत केंद्र, तो ये सोनभद्र में, बिल्कुल सही है। टांडा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? अंबेडकर नगर में। ठीक है, ये गलत दिया, यानी आपका 55 का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, टांडा कहाँ पर है? अंबेडकर नगर में। अगला है आंवला ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो ये बरेली, बिल्कुल सही है। दादरी ताप
विद्युत परियोजना, तो ये गौतम बुद्ध नगर, ये भी सही है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ अन्य दिया, जैसे ऊंचाहार ताप विद्युत, ये रायबरेली में है, और ऊंचाहार कहाँ पे, रायबरेली, और शक्ति नगर सुपर ताप केंद्र ये सोनभद्र में, यानी इन सभी नामों को आप याद रखेंगे। अगला पूछ रहा है नरोरा आणविक संयंत्र कहाँ पर है, तो ये आपका सीधा जवाब होगा बुलंदशहर जिले में, ठीक है, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 220 मेगावाट की 2 परमाणु केंद्र है, कहाँ पर, नरोरा बुलंदशहर में। अगला देखिए, और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के खनिज के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पूछ रहा है कि सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त कोयले का उपयोग सिंगरौली संयंत्र और ओबरा ताप विद्युत गृह में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगला पूछ रहा है कि सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये कहाँ पर है सोनराई, ये ललितपुर क्षेत्र में आता है सोनराई, ठीक है, तांबा के लिए। अगला है कि ललितपुर में यूरेनियम का सीमित भंडार की खोज है, ये भी सही है। इस प्रकार यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 58 पूछ रहा है कि प्रादेशिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। उन 6 वर्गों के नाम देख लीजिए, पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, तीसरा है निजी वन, चौथा है सामुदायिक वन, पांचवा है राजकीय वन, छठवां है अवर्गीकृत वन, यानी प्रादेशिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र को 6 भागों में विभाजित किया गया। अगला प्रश्न देखिए 59 पूछ रहा है कि ये वृक्ष और उनका उत्पाद प्राप्त उत्पाद से इसको सुमेलित करना है। जैसे पूछ रहा है चीड़ का वृक्ष, अब यहाँ चीड़ के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है, तो आप यहाँ पर ले लेंगे राल का बिरोजा, ठीक है, राल का बिरोजा, और तारपीन तेल बनाने में चीड़ के वृक्ष का भी प्रयोग होता है, यानी ये बात आप याद दोनों रखेंगे। एक को आप चौथे के साथ सुमेलित करेंगे। खैर का जो वृक्ष होता है ये कत्था बनाने में, खैर का किसका, कत्था, यानी बी को तीसरे के साथ। सेमल और गुरेल ये जो वृक्ष है ये किसके लिए, ये माचिस की तीली और डिब्बी बनाने के लिए, किसका, सेमल का और गुरेल वृक्ष, ये भी याद रखेंगे, बहुत पूछा गया ये प्रश्न। और बबूल की छाल, बबूल की छाल जो है ये इससे प्राप्त रंग चमड़ी की रंगाई और अन्य रंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आप डी का पहले के साथ सुमेलित कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। जरा कुछ अन्य भी दिए गए हैं वृक्ष, जैसे भोजपत्र, तो ये कागज बनाने में, बेंत का प्रयोग डंडा और कागज बनाने में। अगला है साखू और महुए के पत्ते, तो ये पत्तल और दोने बनाने में, किसका, साखू और महुए का। और तेंदू का पत्ता बीड़ी बनाने में काम आता है, याद रखिएगा। अगला पूछ रहा है कि वन महोत्सव की मूल थीम कौन सा है, मूल थीम याद रखिएगा, जो केंद्र सरकार ने 1952 में वन नीति दी थी, और 1952 में देश और प्रदेश में तब से वन महोत्सव मनाया जाता है। अगर इसका मूल थीम पूछेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए, वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन, ठीक है, यानी आपका पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी, रोटी ही जीवन। अगला प्रश्न संख्या 61 देख लीजिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई, तो उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई, 1979-80 में, यानी विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अब जरा इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ देख लीजिए, सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाए शब्द का, तो वो 1976 में हुआ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर वर्ल्ड बैंक के सहयोग से राज्य में 1979-80 में सामाजिक वानिकी का प्रयोग हुआ। इसके 3 घटक होते हैं, ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। 3 घटक कौन कौन से हैं, कृषि वानिकी, सार्वजनिक और सामुदायिक वानिकी और शहरी वानिकी, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवाद कहा जाता है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना किसके सहयोग से हुई, तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना, ये विश्व बैंक के सहयोग से इस परियोजना को 19 मार्च 1998 में किया गया, ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जड़ी बूटी एकत्रीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो यहाँ 63 में आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, प्रयागराज, क्योंकि जो जड़ी बूटी एकत्रीकरण का कार्यक्रम है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली, ठीक है, इन जिलों में किया जाता है। और ये किसके द्वारा, तो ये राज्य वन निगम के द्वारा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं इनके द्वारा कराया जाता है, ठीक है, यानी 63 का सही जवाब क्या होगा, डी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 64 करा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कौन सा खनिज किस जिले से संबंधित है, ठीक है। पहला दिया है पायरोफिलाइट, ये कहाँ पे, झांसी, झांसी बिल्कुल सही है, इसके अलावा ललितपुर, महोबा और हमीरपुर। अगला है पाइराइट्स, ये कहाँ पर, मिर्जापुर और साथ ही साथ सोनभद्र भी। अगला है चाइना क्ले, ये बांदा और सोनभद्र से, यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा 64 का। यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में जरा कुछ और नाम देख लीजिए, अन्य नाम में देख लीजिए एंडोलसाइट, ये जो एंडोलसाइट है ये इसका प्रयोग कहाँ पर, टाल्क और सेलखड़ी, जिसको अन्य नाम क्या है इसका, स्टीएटाइट और सोप स्टोन, ये कहाँ पर, ये झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है।
इसके बाद अगर आप हीरा की बात करेंगे तो ये बांदा और मिर्जापुर में, ठीक है। और अगला देखिए संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र। एस्बेस्टस की बात होगी तो मिर्जापुर और बड़ा गांव जो कि झांसी जिला में है। अगला है जिप्सम, ये झांसी और हमीरपुर में। सोना, ये शारदा और रामगंगा नदी के रेत में कुछ मात्रा में। भीखमपुर, लखीमपुर और हरदी क्षेत्र सोनभद्र जिले में। अगला है बॉक्साइड, बांदा, चंदौली और ललितपुर, याद रखिएगा बहुत पूछा गया है। डोलोमाइट, ये कजराहट और सोनभद्र और बांदा जिले में। चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र, इनको याद रखिएगा, यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न आते हैं। अगला देखिए पूछ रहा है कि कौन सी परियोजना और कब ये स्टार्ट हुई। पहला दिया है हरित पट्टी विकास परियोजना, ये कहाँ से है, ये 2012-13 से, ठीक है। यानी 2012-13 में हरित पट्टी विकास परियोजना, यानी ए को आप पहले से। अगला है वृक्षारोपण विस्तार, ये 2007-8, यानी बी को आप दूसरे के साथ। टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया, ये 2014-15, यानी सी को तीसरे के साथ। और ऑपरेशन ग्रीन, ये किसके साथ है, तो ये 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2001 से, ठीक है। तो ये यहाँ पर डी को चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे। इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहल ए विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ अन्य हैं, जैसे वृक्ष बंधु परियोजना, ये 2007-8 में। वीर अब्दुल हमीद वन्य एवं वन्यजीव, ये कब, 2012-13 में, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना, ये भी 2012-13 में, ठीक है। यानी ये पूरी परियोजनाएं आपको याद होनी चाहिए, ये काफी पॉपुलर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 66, पूछ रहा है कि ग्रेटर नोएडा में रात्रि वन्यजीव पार्क निर्माण निम्नलिखित में से किस मॉडल पर किया जा रहा है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए चीन में स्थापित रात्रि वन्यजीव पार्क मॉडल पर सही है, और सिंगापुर में स्थापित रात्रि वन्यजीव पार्क मॉडल पर, यहाँ पर दोनों विकल्प सही हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा। यानी चीन और सिंगापुर, इन दोनों की रात्रि स्थापित वन्यजीव पार्क मॉडल पर नोएडा में रात्रि वन्यजीव पार्क बन रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए पूछ रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव विहार और कुल कितने पक्षी विहार हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका ऑप्शन विकल्प डी बता रहा है, जो को अपडेट कर लीजिए आप इसको। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में, ठीक है, 11 वन्य जीव विहार और 14 पक्षी विहार, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल पर्यावरण की वेबसाइट पे है, और उत्तर प्रदेश तथ्यसार जो घटना चक्र है उसके माध्यम से मैंने इसको कवर भी करा दिया है। आप वहाँ से जाकर इसकी डिटेल, सबका नाम और कहाँ पर स्थित है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए 11 वन्यजीव विहार और 14 पक्षी विहार। अगला देखिए पूछ रहा है कि राष्ट्रीय संबल वन्यजीव विहार योजना के अंतर्गत शामिल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, इसमें गुजरात शामिल नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पर है, इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, ये 3, गुजरात नहीं है, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है लोहिया ग्रामीण बस सेवा योजना कब शुरू की गई। तो आपका सही जवाब क्या होगा, फरवरी 2015 में लोहिया ग्रामीण बस सेवा शुरू की गई, विकल्प डी सही होगा। इसीलिए एक बार और प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई। तो आपका जवाब होगा 1972 में, यानी 1 जून 1972 को, ये भी याद रखेंगे। और लोहिया ग्रामीण बस सेवा फरवरी 2015, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है कि महानगरी बस सेवा का संचालन कहाँ नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन में डी दे रहा है, ठीक है, लेकिन अब ये गोरखपुर में भी आयोजित हो रही है, तो इसलिए अब ये इसको स्किप कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश में रेडियो टैक्सी सेवा कब शुरू की गई। तो रेडियो टैक्सी सेवा कब शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। तो आपका सही विकल्प क्या होगा, 2013 में उत्तर प्रदेश में रेडियो टैक्सी सेवा शुरू की गई, ठीक है, और ये लखनऊ से शुरू की गई थी। यानी आपका प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए पूछ रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं। तो आपका सही जवाब होगा झांसी, यानी विकल्प सी सही होगा, ठीक है। अगला देखिए पूछ रहा है उत्तर प्रदेश प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में, यानी 1859 में ये इलाहाबाद से कानपुर के बीच में चलाई गई थी, ठीक है। और भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, 1853 में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर में, ठीक है। 73 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, कानपुर शामिल नहीं है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन शामिल है बौद्ध परिक्रमा में, तो कौशाम्बी, प्रयागराज, गया, राजगीर, वैशाली, पटना, वाराणसी, गोरखपुर होते हुए लखनऊ तक जाएगी, ठीक है। 74 का सही जवाब क्या होगा, सी। प्रश्न संख्या 75 देख लीजिए। 75 में पूछ रहा है कि कुछ मुख्यालय उनके पूछ रहा है कि कहाँ पर है। जैसे रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका सही जवाब होगा लखनऊ, यानी ए को आप दूसरे के साथ सम्मिलित कर देंगे। इसी प्रकार देश का तीसरा रेल कोच कारखाना, तो आप बताएंगे लालगंज रायबरेली, यानी बी को चौथे के साथ। अगला है उत्तर प्रदेश में रेल संग्रहालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे वाराणसी में, यानी पहले के साथ सम्मिलित कर देंगे। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कहाँ पर है, तो आपका सही जवाब होगा प्रयागराज में, ठीक है। यानी आप यहाँ पर तीसरे के साथ डी को सम्मिलित कर देंगे।
इस प्रकार आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। और केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1985। जरा कुछ अन्य विधियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश रेल कोच रिपेयर कारखाना गोरखपुर में, डीजल इंजन निर्माण के लिए मड़ुआडीह वाराणसी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। अगला है उत्तर प्रदेश में रेलवे भर्ती बोर्ड, तो दो है, एक प्रयागराज और दूसरा गोरखपुर। और अगला है उत्तर प्रदेश में बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र, तो गाजियाबाद में। इनको आप याद रखेंगे। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत कितने प्रकार की सड़कें आती हैं? तो याद रखिएगा, इसके अंतर्गत 4 प्रकार की सड़कें आती हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा। अब ये 4 प्रकार की सड़कें कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, अन्य जिला राजमार्ग और ग्रामीण मार्ग, यानी 4 प्रकार के आते हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला, यानी उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, NH7। ठीक है। और ये जो NH7 है, ये कहाँ से? ये वाराणसी से शुरू होकर कन्याकुमारी तक, और इसकी कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 125 किलोमीटर। एक बात यहाँ पर अपडेट कर लीजिए, यहाँ नहीं दिया है कि इस NH7 का अब नया नाम हो गया है NH35। ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। NH7 को अब NH35 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 77 का विकल्प बी सही होगा। NH7 लिखा है चाहे NH35। अगला देखिए, 78 पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाला, तो आपका सही जवाब क्या होगा? NH2। वो पूछ रहा था उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला, यहाँ पर NH2 सही होगा। NH2 यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अब देखिए, NH2 जो है ये कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से कोलकाता तक, और उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 756 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ एक बात और अपडेट कर लीजिए, ये जो NH2 है इसका नया नाम क्या है? NH19, यानी NH19 इसका नया नाम है, तो याद रखिएगा, इसको भी अपडेट। अगला देखिए, पूछ रहा है वैश्विक स्तर पर जनसंख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का स्थान निम्न में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से वैश्विक स्थान देखेंगे तो 5वां है। ठीक है, यहाँ पे आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? प्रयागराज है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा 0 से 6 आयु के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का देख लिया। सबसे ज़्यादा प्रयागराज आपने पढ़ लिया, उसके बाद मुरादाबाद, फिर सीतापुर, फिर आजमगढ़, फिर बरेली। ठीक है, इन नामों को भी आप याद रखेंगे, और कम से कम प्रयागराज में सबसे ज़्यादा 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं, ये तो जरूर याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात वाला जिला कौन है? अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया प्रश्न में, तो आपका सही जवाब क्या होगा? बहराइच है इसमें। ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ जो सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का, ये बहराइच सबसे ज़्यादा है। और अगर सबसे कम अनुपात पूछा जाए, प्रतिशत अनुपात, तो आपका कानपुर है। कानपुर का 11.13% और बहराइच का 18.77%। बिल्कुल क्लियर कट याद रखिएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 82 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अभी आपने पढ़ा है कि सबसे कम जिला कौन सा? महोबा। ठीक है, महोबा। अभी आपने क्या पढ़ा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा? प्रयागराज। और सबसे कम वाला कौन सा है? महोबा। अब जरा क्रम देख लीजिए, महोबा के बाद हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत और औरैया। ठीक है, ये कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ता हुआ है। ठीक है, यानी 0 से 6 आयु वर्ग के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज और सबसे कम महोबा। अगला देखिए, 83 की तरफ चल रहे हैं। पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 का शीर्षक क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा, 2011। और 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो कुल जनगणना देखेंगे तो 15वीं थी, और स्वतंत्र भारत के हिसाब से देखेंगे तो 7वीं जनगणना थी। ये दोनों बात याद रखेंगे। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है भारत में राष्ट्रीय जनगणना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कराई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जनगणना अधिनियम 1948 के तहत, यानी 84 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में साक्षरता दर मापने के लिए आयु वर्ग कौन सा निर्धारित? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की जो जनसंख्या है, इनके आधार पर साक्षरता दर का मापन किया जाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 10 की जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से देश की सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है 10 की वृद्धि के मामले में? तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका 15वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, यानी विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब जरा कुछ और फैक्ट देख लीजिए। 10 की वृद्धि का मतलब ये होता है कि 2001 से लेके जैसे पिछले 10 वर्ष में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये 10 की वृद्धि है। और अगर हम 2001 से 2011 के बीच में 10 की वृद्धि उत्तर प्रदेश की देखें तो 20.23%। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। और उसी में पूछा है 10 की वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान 15वां है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पुरुष 10 की वृद्धि कितनी, तो 19.13, और महिला की 10 की वृद्धि तो आपका जवाब होगा 31.23%। ठीक है, यहाँ पर एक डेटा और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो आपका जवाब होगा गौतम बुद्ध नगर। ये सभी डेटा 2011 के अनुसार है।
और सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो कानपुर। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला देखिए, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में औसत जन घनत्व कितना है? तो औसत जन घनत्व कितना है उत्तर प्रदेश में? 829 है। ठीक है, तो चलिए अब विकल्प को तलाशते हैं। 829, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी विकल्प आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपका जवाब होगा गाजियाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला ललितपुर। ललितपुर में 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और गाजियाबाद जो सबसे सर्वाधिक है वहाँ पे 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस बात को याद रखेंगे, यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि देश में महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब होगा 31वां स्थान है। महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 31वां, यानी सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अब जरा देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर 2011 की जनगणना अनुसार टोटल साक्षरता देखें तो वो कितनी है? 67.72%, यानी 67.72%। यहीं अगर पुरुष साक्षरता पूछे तो 77.3%, यानी 77.3%, और महिला साक्षरता 57.2%, यानी 57.2% है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, प्रश्न में पूछा गया है कि महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान, तो आपने बता दिया 31वां। यदि पुरुष साक्षरता की दृष्टि से पूछता उत्तर प्रदेश का स्थान, तो आप बताते 29वां। ठीक है, और अगर कुल साक्षरता में उत्तर प्रदेश का स्थान पूछे तो तीसरा है। ये पूरी बात आपको याद रखनी होगी। अगला देखिए, यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है उत्तर प्रदेश से संबंधित, पूछ रहा है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पाई जाती है? गौतम बुद्ध नगर, यानी ए को आप तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। अगला पूछा है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो आपका जवाब क्या होगा? कानपुर नगर। ठीक है, यानी आप बी को किसके साथ सुमेलित कर देंगे? चौथे के साथ। अगला है न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता, यानी न्यूनतम पुरुष और महिला साक्षरता में, तो आप इसका ले लेंगे श्रावस्ती के साथ, यानी पहले के साथ सुमेलित कर देंगे। और पूछ रहा है कि पुरुष और महिला साक्षरता के बीच सर्वाधिक अंतर कहाँ पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा महाराजगंज, यानी आप डी को दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कुछ अन्य तथ्य भी दिए गए हैं, जरा अन्य तथ्य को भी देख लीजिए। अभी आपने प्रश्न तो देख लिया, अब अन्य तथ्य देख लीजिए। प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर वाला जिला कौन सा है? कानपुर। और अभी सर्वाधिक अंतर आपने कहाँ देखा? महाराजगंज। अगला है प्रदेश में सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर। प्रदेश में न्यूनतम औसत साक्षरता, तो श्रावस्ती में। अगला है प्रदेश में केवल ग्रामीण क्षेत्र की औसत साक्षरता, तो 65.46। और प्रदेश में केवल नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता, तो 75.14%। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात, तो 912 बिल्कुल सही है। अगला है कि वयस्क तथा शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो आपका जवाब होगा 26वां, ये बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश का शीर्ष लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये यहाँ पे गलत दिया है। कौन है शीर्ष लिंगानुपात? जौनपुर। ठीक है, कितना है? 1024। याद रखिएगा, 90 का यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जौनपुर होना चाहिए। अगला है उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात कितना है? तो 902, ये सही है। यानी कुल लिंगानुपात 912 उत्तर प्रदेश का, और शिशु के बारे में 0 से 6 तो 902, यानी 90 का विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ पर अन्य तथ्य को भी देख लीजिए। बता रहा है कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। और अभी आपने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा जिला देखा है? जौनपुर। और न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर। वहीं अगर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाए तो बलरामपुर, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला बागपत। ठीक है, ये दोनों डेटा आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 91 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये आप पढ़ भी चुके हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत को कितना है उत्तर प्रदेश? 77.73, यानी ये सही नहीं है। अगला दे रहा है कि प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या 12 है, ये बिल्कुल सही है। यानी 91 का सही जवाब क्या होगा? बी। पूछ रहा है कौन सा सही, यानी दूसरा बी सही है, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा, यानी सी और डी गलत दिया है। अगला है, पूछ रहा है कि कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, ये गलत है। नगरीय दृष्टि से अगर देखेंगे तो कुल मतलब देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। और अगला पूछ रहा है कि राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर 28वां नहीं 30वां स्थान है, ये भी बात आप याद रखेंगे। यहाँ पे विकल्प बी सही है, ये तो आप देख चुके हैं। अगला यहाँ पर सूची को सुमेलित करना है जनसंख्या के। पूछ रहा है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला कौन सा है? गाजियाबाद। ठीक है, अब गाजियाबाद खोज लीजिए, यानी ए को आप चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है, इसको थोड़ा ना यहाँ छोटा कर देगा, हाँ अब सही, यानी ए को आप चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे। अगला पूछ रहा है कि सर्वाधिक एससी
जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी सर्वाधिक एससी यानी अनुसूचित जाति, यानी ये आप यहाँ पर सीतापुर को ले लेंगे, यानी यहाँ पर सीतापुर विकल्प सही है, बी का पहला। अगला एससी जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर, तो कौशाम्बी ले लेंगे यहाँ पर, यानी सी को तीसरे के साथ। और पूछे कि सबसे कम एससी जनसंख्या वाला, तो आप ले लेंगे यहाँ पर बागपत को, यानी डी को दूसरे के साथ, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, 92 का सही जवाब सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपने सारे देख लिए हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ अन्य तथ्य भी दिए हैं, जरा उनको भी देख लीजिए। पूछ रहा है कि प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये आपने देख लिया महोबा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत गाजियाबाद पढ़ चुके हैं। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत श्रावस्ती, यानी देखिए प्रतिशत के आधार पर, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या अभी आपने पढ़ा नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद, और प्रतिशत के मामले में भी गाजियाबाद, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा। लेकिन अगर पूछा जाए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, तो श्रावस्ती। अगला है देश में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और एससी जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है देश में, तो आपका जवाब होगा चौथा स्थान, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। और अगला है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो प्रतिशत के आधार पर, तो 20.69%। और एससी जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो बागपत है, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो अब आप बता देंगे कौन सा है, सोनभद्र, ठीक है। क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, तो सोनभद्र में। और न्यूनतम पूछे अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, तो बागपत हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। यानी 93 का सही जवाब डी हो जाएगा। यहाँ एक डेटा और देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति की अगर जनसंख्या पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, 11,34,273, और प्रतिशत के आधार पर कितने हैं, 0.57। वहीं आपने अनुसूचित जाति का कितना पढ़ा था प्रतिशत, तो 20.69, और अनुसूचित जनजाति का 0.57। ये भी याद रखेंगे। न्यूनतम अभी हमने आपको बागपत बता दिया है। अगला देखिए, धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार अवरोही क्रम बता रहा है, ठीक है। तो इसका तो ट्रिक मैंने बताया था, ठीक है। इसमें आप बस याद रखिएगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उसके बाद जैन और बौद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा विकल्प, यहाँ विकल्प ए सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए विकल्प ए सही है, ठीक है। सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, ठीक है। ये धार्मिक जनसंख्या के दृष्टि से अवरोही क्रम, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है संस्थान और उनकी स्थापना का क्रम बता, मतलब इसमें सुमेलित करना है। पहला पूछ रहा है भातखंडे संगीत संस्थान, तो भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना, तो याद रखिएगा ये लखनऊ में है, और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, ठीक है। यानी पहले को आप चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे। राज्य ललित कला अकादमी, तो ये स्थापना हुई थी 1962 में, ये कहाँ पे, बी को आप तीसरे के साथ, और ये भी कहाँ पर है, लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1975 में हुई थी, ये भी कहाँ पर है, लखनऊ में, यानी आप इसको दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। अगला है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है, और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, यानी डी को आप पहले के साथ सुमेलित कर देंगे। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा यहाँ पर डेट सहित ईयर दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी देख लें। कुछ अन्य तथ्य को भी यहाँ पर आप देख, यहाँ पर अन्य तथ्य में कुछ और संस्थान देखिए। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना, तो आप बताएंगे 1957 में। अयोध्या शोध संस्थान, ये 1986 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान जो कि लखनऊ में है, तो ये 1988-89 में। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, ये लखनऊ में है, 1990 में। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, ये कहाँ पर है, लखनऊ में, और ये 1996 में। इतनी बात याद रखेंगे तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, पूछ रहा है सारनाथ का सिंह स्तंभ गुप्तकालीन, गलत है, ये गलत है। पहला ही पूछ रहा है कौन सा सही नहीं, अच्छा ये पहला तो गलत है, क्यों, क्योंकि सारनाथ जो सिंह स्तंभ है ये मौर्यकालीन कला का है। अगला दे रहा है कि मंदिर कला का विकास कुषाण काल में, ये भी गलत है, क्योंकि मंदिर कला का विकास गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। यानी यहाँ पर दोनों यानी गलत है, यानी सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। और गुप्तकालीन मंदिरों का अभी हमने आपको बताया था, देवगढ़ का झांसी ललितपुर वाला, और इसके अलावा और एक बात और याद रखिएगा जी, देवगढ़ झांसी वाला ये पत्थर द्वारा निर्मित है, और भीतरी गाजीपुर और भीतर गांव कानपुर में, ये भीतर गांव कानपुर जो वाला जो है ये ईंट द्वारा निर्मित है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है आयोजन और स्थल, पूछ रहा है महोत्सव है, पूछ रहा है कजरी महोत्सव, तो ये मिर्जापुर में, यानी ए को आप तीसरे के साथ। उसी प्रकार सरधाना महोत्सव, तो ये मेरठ के सरधाना में, ठीक है, यानी बी को आप चौथे के साथ। सुलह कुल उत्सव, तो ये आगरा में, ये सुलह कुल को हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पर भी महोत्सव मनाया जाता है, तो ये आप आगरा में, यानी सी का दूसरा। कंपिल उत्सव, तो कंपिल उत्सव कहाँ पे, फर्रुखाबाद में, यानी आप डी का पहला सुमेलित कर लेंगे। इस प्रकार 97 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 98 देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले मेलों की संख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम, मतलब पूछ रहा है कहाँ सबसे ज्यादा मेले मनाए जाते हैं, उसके बाद क्रमशः कम होते हुए।
तो देखिए यहाँ पर विकल्प बी सही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मथुरा में सर्वाधिक मेला मनाया जाता है 86, ठीक है, यानी आपका यहाँ पर विकल्प बी सही है। उसके बाद कानपुर में 80 मेले, हमीरपुर में 79 और झांसी में 78। इस प्रकार आपका विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लोक नृत्य पूछ रहा है, झूला लोक नृत्य कहाँ पर है, तो झूला लोक नृत्य कहाँ पर, तो आपका सही जवाब होगा ब्रज क्षेत्र में। इसी प्रकार नरसिंह नृत्य कहाँ पर, तो ये भी ब्रज क्षेत्र में, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ झूला कर अवध, ये तो गलत हो गया, ब्रज ब्रज होना चाहिए, ठीक है। यानी 99 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही होगा। इसी प्रकार अगर आप मौनिया नृत्य की बात करें, यानी जिसको पाई डंडा के नाम से जानते हैं, तो ये बुंदेलखंड इलाके में है, ठीक है, ये भी गलत दिया है। जोगनी ये अवध के इलाके में, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है नृत्य, यानी यहाँ पर 99 का विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको भी देख लीजिए। अब मैं कुछ अन्य वाले को, इसको भी आप कवर कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर रोका हुआ हूँ, मैं हर एक नृत्य का नाम नहीं यहाँ पर लूँगा, ठीक है, काफ़ी समय लग जाएगा, आप इसको पॉज करके देख लेंगे। मैं क्रमशः आगे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ, इसको पॉज करके आप पढ़ लेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा किस संस्थान द्वारा शास्त्रीय नृत्य कथक में स्नातक की डिग्री नहीं दी जाती है, तो उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रश्न की कोई प्रासंगिकता नहीं है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा कलाकार कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तारा देवी, सितारा देवी और गोपी कृष्ण चौबे, ये तीनों लोग कथक से संबंधित है, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मोहन स्वरूप भटिया का संबंध कथक से नहीं, ठीक है। यहाँ जरा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। ठाकुर प्रसाद को कथक नृत्य का उन्नायक माना जाता है, और इसी प्रकार बिंदा दीन को कथक नृत्य में ठुमरी गायन के प्रवेश कराया था। कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किसने कराया, बिंदा दीन में। अब यहाँ पर जरा कथक नृत्य के कलाकारों में देख लीजिए, लीला शोखे, मेनका, तारा देवी, सितारा देवी, अलखनंदा, शंभू महाराज, दुर्गा महाराज, सुखदेव प्रसाद, गोपी कृष्ण चौबे, बिरजू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला कह रहा है कि लोकगीत कजरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो लोकगीत कजरी के संदर्भ में कौन सी बात सही है, तो याद रखिएगा कजरी के संदर्भ में यहाँ पर यह वर्षा ऋतु की लोकगीत है, ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, हाँ ये तो सही है। अगला कह रहा है कि मिर्जापुर में भाद्र कृष्ण तृतीया को विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव कजरी पर्व के रूप में मनाया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर आपके दोनों कथन सही है, यानी पूछा कौन सा सही नहीं, तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सत्यम शिवम सुंदरम प्रसिद्ध चित्र चित्रित किया गया कहाँ से, तो आपका सही जवाब क्या होगा, शिव नंदन नौटियाल द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम का प्रसिद्ध चित्र का चित्रण किया गया, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 104, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पूछ रहा है कि पहला कह रहा है भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबल कहा जाता है, तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही। अगला कह रहा है कि बनारस घराने के अमरनाथ पशुपति नाथ मिश्र को संगीत शास्त्र का पिताशा कहा जाता है, गलत है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अब ये जो बनारस घराने के ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है, किसको, ठाकुर जयदेव सिंह, ये भी बनारस घराने के ही, इन्हें संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है। यहाँ 104 का सही जवाब होगा विकल्प ए, ठीक है। अगला देखिए 105, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पूछ रहा है कि नवाब वाजिद अली शाह रहस्य नृत्य का विशाल आयोजन किया करते थे और कृष्ण की भूमिका स्वयं निभाते थे, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला है सुल्तान हुसैन सर्की ने कव्वाली की धुन पर बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया था, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, और एक बात और याद रखिएगा, ये नवाब वाजिद अली शाह ने स्वयं अख्तर पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें भी तैयार की थी, ठीक है। अगला देखिए 106, पूछ रहा है कि कलाकार और उनसे संबंधित घराना। ध्रुव तारा जोशी ये किराना घराने से संबंधित नहीं, इनका संबंध किससे है, इटावा घराने से, यानी गौरीपुर घराना। ध्रुव तारा जोशी का संबंध इटावा घराना या गौरीपुर घराना, यानी ए को आप तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे। अगला है लता मंगेशकर, इनका संबंध भिंडी बाजार घराने से, यानी बी को आप चौथे के साथ करेंगे। भीमसेन जोशी, इनका संबंध किससे, किराना घराने से, यानी सी को आप पहले के साथ। किशन महाराज, इनका संबंध किससे, बनारस घराने से, यानी आप डी को दूसरे के साथ, यानी आप मैचिंग करना है, सामने सामने नहीं देखना, मैचिंग करना है, ठीक है। तो आपने ये कर लिया, इस प्रकार आपका यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 107, कह निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1998 में, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में हुई थी, ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। और पर्यटन पुलिस का गठन तो सन 2001 में इसका गठन हुआ था। 107 प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। उत्तर प्रदेश के इस भाग को यहीं पर
कंप्लीट करते हैं। अगला भाग कल कंप्लीट करा दिया जाएगा और इस प्रकार कल के वीडियो के माध्यम से आपका ग्रामीण समाज एवं विकास का ये जो श्रृंखला चल रही थी इस पुस्तक की, वो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आप सब अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप अपने स्तर से पूरा प्रयास करेगा कि आपको सफलता निश्चित तौर पर मिल सके। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।